हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी सीरीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है हमने स्टार्ट किया और उसमें वन शॉट में ही हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को फिनिश किया है। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम केमिस्ट्री को भी लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हमारा फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसको वो फिनिश हो चुका है और उसका नोट्स जो है वो भी अपलोडेड है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसको जाकर के फिनिश करिए। और सेकेंड चैप्टर आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड से थोड़ा वास्ट चैप्टर है और हर एक साल जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमारे बॉटनी का सेक्शन है और फर्स्ट चैप्टर भी हमारे बॉटनी का सेक्शन था। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर का ये चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना क्या क्या है इसमें, सबसे पहले हमें किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ना है, फिर किंगडम फंजाई को, किंगडम प्लांटी को, किंगडम एनिमालिया को, और उसके बाद जो जिन चीज़ों को सेपरेट करके लिखा गया है दैट इज़ वायरसेस, वायराइड और लाइकन्स के बारे में। तो इन सब के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो आप जो है मेरे साथ एनसीईआरटी को ओपन करिए और उसको अंडरलाइन करिए, मेरे साथ समझने की कोशिश करिए। तो ये सब चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द, और मतलब जब से सिविलाइजेशन हुई है, ये सभ्यता स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अगर हम मतलब क्लासिफिकेशन की, अगर हम सिविलाइजेशन की अगर हम बात कर लें, तो इसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं। बहुत वेरियस साइंटिस्ट जो है वो आए हैं जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया, ठीक है। एंड इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट were scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing के लिए जो है अलग अलग, मतलब एक साइंटिफिक तरीका नहीं, अलग अलग से बाकी और सारे तरीके जो है आजमाए गए हैं इसको क्लासिफाई करने के। लेकिन एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। देखो, ऐसे एज सच कोई साइंटिफिक तरीका जो है नहीं आजमाया गया, नहीं इस्तेमाल किया गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। बाकी अपने खुद के यूज़ के लिए जो है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो यूज़ किया गया उसको क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया एक साइंटिफिक बेसिस देने का क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि उनसे पहले साइंटिस्ट नहीं आए, लेकिन वो साइंटिफिक बेसिस जो है क्लासिफिकेशन की वो नहीं दिए। पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल थे जिन्होंने एक जो है साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किनका था, दैट इज एरिस्टोटल का। नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। उन्होंने काम क्या किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, जो कि बाहर से हमें दिखते हैं। किसी भी चीज को अगर हम बाहर से देख के बता रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। तो उन्होंने, एरिस्टोटल जी ने जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज में, हर्ब्स एंड श्रब्स में। जो सबसे छोटे छोटे थे वो हर्ब्स थे, उसके बाद उससे बड़े जो थे वो श्रब्स थे, और उसके बाद जो है उससे बढ़ने वाले जो ट्रीज थे, जो प्लांट्स थे, उनको उन्होंने जो है मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज में। ही ऑल्सो डिवाइडेड, उन्होंने एनिमल्स जो है उसको भी क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, एक जिसके पास रेड ब्लड है और एक जिसके पास नहीं है। जिसके पास रेड ब्लड है उसको हम इन एमा बोलते हैं, और उसके बाद जिसके पास नहीं है उसको एन एमा बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि बाहर से ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बेसिस पे, और एनिमल्स को जो है रेड ब्लड प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। उसके बाद दूसरा सिस्टम आया, इसमें आया दैट इज लिनियस जी। और लिनियस जी का नाम हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड में, और सेकेंड जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो लिनियस जी के द्वारा दिया गया। इसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया कि वाज डेवलप दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। इसमें जो है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो लिनियस के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने जो है प्लांट्स और एनिमल्स को कंक्लूड किया था इसमें। ये जो सिस्टम है डिड नॉट डिस्टिंग्विश। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है
पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सबसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है, क्या क्या चीज़ वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। तो 3 चीज़ें थी जिसको वो क्लासीफाई नहीं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। पहली चीज़ थी कि उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको अलग अलग कैटेगरी में तो रखा, लेकिन उन्होंने जो है यूनिसेलुलर कौन सा है और मल्टी सेलुलर कौन सा है ये नहीं बता पाए। उसके बाद यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं ये नहीं बता पाए। उसके बाद फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इन सबको भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। मतलब फोटोसिंथेटिक कौन सा है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन सा है, इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंस वो नहीं निकाल पाए। तो ये 3 इनका फेल्योर था। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category। मतलब जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का तरीका था प्लांट्स और एनिमल्स में, वो बहुत ही इजी था और अच्छे से जो है उसको किया भी गया और अच्छे से उसको समझा भी गया। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे वो ना तो प्लांट्स में लाई कर रहे थे और ना तो एनिमल्स की कैटेगरी में लाई कर रहे थे। हेंस द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। बहुत टाइम तक जो है इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इनएडिक्वेट माना गया, क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो किसी भी कैटेगरी में लाई ही नहीं कर रहा है, ना तो प्लांट्स में और ना ही एनिमल्स में। बिसाइड्स ग्रोथ मॉर्फोलॉजी a need was also filled for including other characteristics जैसे कि cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship। ये जो gross morphological need है, मतलब बाहर से जो हम देख के बता देते हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे structures जो है, ऐसे characteristic जो है उसको include किया गया, जैसे कि cell की structure कैसी है, उसमें जो cell wall present है उसकी nature कैसी है, उसमें nutrition की mode कैसी है, habitat कैसी है, mode of reproduction और evolutionary relationship जो है वो कैसी है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। बहुत सारे जो है ऐसे चेंजेस आए क्लासिफिकेशन सिस्टम में ओवर द टाइम। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम have been constant under all different systems, the understanding of what groups organism be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms are also being understood differently by the scientists all over the time। मतलब कि जितने भी जो plants और animals है, animal की kingdom है, constant है, has been a constant under all the different system है। जो understanding है उनके groups और organism का भी included under these kingdoms have been changing, वो change हो रहे हैं। और जो number और नेचर है सारे अदर किंगडम्स का हैव बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। जितने भी साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे उसमें अलग अलग किंगडम जो है अलग अलग जो है नेचर के हिसाब से उनको जो है वो डिफरेंटली जो है वो समझा गया। अब जो हमारे पास एक चार्ट है दैट इज टेबल 2.1, इस टेबल को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ की जो थ्योरी है वो समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस टेबल के ऊपर आएंगे। तो ये टेबल को हम थोड़ा बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर की थ्योरी समझ लेते हैं, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। ऐसे ही एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था आपको हेकेल जी के द्वारा, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें प्लांट्स एनिमल्स को तो रखा गया था क्योंकि वो लीनियर सिस्टम था और बहुत ही अच्छा सिस्टम था वो। तो उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखा गया, लेकिन जो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हेकेल जी के द्वारा, हेकेल जी के द्वारा, तो उसमें उन्होंने जो है प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, एक नया किंगडम इंक्लूड किया दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हेकेल प्रोटिस्टा के द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और ये थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। जो फोर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें जो है कोपलैंड जी ने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, और मोनेरा जो है ये इसके अंदर मतलब बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे थे, मोनेरा के अंदर आ रहे थे। तो सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें रखा गया, इसको मोनेरा को रखा गया, और यहाँ पे जो है इसकी डिस्कवरी की थी, इनके बारे में बताया था कोपलैंड जी ने। तो ये आप याद रखेंगे। जो फिफ्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर.एच. विट्टेकर जो है 1969 में, ईयर आप याद रखेंगे और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे। तो आर.एच. विट्टेकर जी ने है 1969 में ही प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये आर.एच. विट्टेकर के द्वारा दिया गया 1969 में, एंड द किंगडम डिफाइंड by him was named as मोनेरा। उनके द्वारा जो किंगडम डिफाइन था उसमें उन्होंने क्या क्या डाला, मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा ऑलरेडी था। फंजाई जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया आर.एच. विट्टेकर के द्वारा,
और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे ही बना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम आप अच्छे से याद रखेंगे। जो मेन क्राइटेरिया था आर.एच. व्हिटेकर जी के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन के लिए, वह यूज्ड हिम जैसे कि सेल की स्ट्रक्चर, बॉडी की कैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो, न्यूट्रिशन की मोड क्या है, रिप्रोडक्शन कैसी है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो कैसी है, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। मेन क्राइटेरिया ये है। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 मेन क्राइटेरिया जो है वो कौन कौन से हैं। नाम आपको घुमा फिरा के दे सकता है, आपसे कोई एक नाम जो है अलग सा दे सकता है, तो आप नाम याद रखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी कैसी बनाई है, मतलब थैलोइड बॉडी है या उसमें रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, उसमें ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसकी कैसी है, तो इन सब बेसिस के हिसाब से जो है आर.एच. व्हिटेकर जी ने क्लासिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, जो 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। अब जो कार्ल वोज है उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया। 3 डोमेन सिस्टम कैसे, जो मोनेरा था उसको उन्होंने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। अब देखो 5 पहले से हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप नाम याद रखेंगे कार्ल वोज। और कार्ल वोज जो है उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मोनेरा जो है उसको 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। डोमेन्स में कैसे, ही लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको अलग कर दिए और तीसरा एक डोमेन जो है, मतलब तीसरा एक डोमेन जो मैंने अभी आपको बताया वो मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड करके उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा समझते हैं कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। जो पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, सबसे पहली क्लासिफिकेशन, उसमें जो है प्लांट्स के अंदर क्या क्या रखा गया, बैक्टीरिया को भी रख दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रखा, फंजाई को भी, मॉसेस को भी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको क्या किया गया था, प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। अब ये जो कैरेक्टर है, एक बेसिक सा कैरेक्टर क्या होता है प्लांट्स का, कि उसके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसमें। तो सेल वॉल प्रेजेंट होने के बेसिस पे जो है इसको, मतलब ये एक मेन कैरेक्टर है उसका, प्लांट्स का। ये जो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, बाकी सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके अलग अलग है, लेकिन क्योंकि उसमें जो है सेल वॉल की कंपोजिशन के हिसाब से उनको क्या किया गया, एक कैटेगरी यानी कि प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वेर यूकैरियोटिक। मतलब जो यूकैरियोटिक था और प्रोकैरियोटिक था, उन दोनों को एक साथ रख दिया गया। मतलब जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है वो और जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है वो, उन सबको जो है एक साथ जो है वो रख दिया गया। इट ऑल्सो ग्रुप्ड, मतलब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात की गई है यहाँ पे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो है उनको एक साथ जो है एल्गी के अंदर रख दिया गया। जो क्लासिफिकेशन है डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स है, उनके बीच में भी डिफरेंसेस नहीं बता पाए। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर, उनके जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है उसमें क्या है कि वहां पे, मतलब इन सबको एक ही प्लांट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन इनके जो सेल वॉल है उसके बीच में भी तो डिफरेंसेस है। उसकी जो फंजाई होती है उसकी जो वॉल सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिनस सेल वॉल होती है, लेकिन वहीं पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये भी जो है अजीब सा एक मसला है कि यहाँ पे इनको भी एक साथ रख दिया गया। मतलब एल्गी की तो काइटिनस सेल वॉल होती है और जो ग्रीन प्लांट्स है उनकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, तो इन सबको एक साथ कैसे रखा जा सकता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वेर कंसिडर, जब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो कंसिडर किया गया तो जो फंजाई था वो प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, जिसका किंगडम फंजाई नाम पड़ा। तो किंगडम फंजाई जो है उसको, मतलब फंजाई की काइटिनस वॉल होती है, तो यहाँ पे फंजाई को जो है इन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया जिसका नाम था किंगडम फंजाई। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको रख दिया गया किंगडम मोनेरा के अंदर।
और जो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। जो किंगडम प्रोटिस्टा है हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि पहले रखा गया था इन एल्गी विद द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। मतलब पहले जो है, अब जो अभी के टाइम पे प्रोटिस्टा जो है उसको निकाल के मतलब उसमें रख दिया, क्लामाइडोमोनास को उसमें रख दिया गया और क्लोरेला को भी उसमें रख दिया गया। लेकिन पहले आपसे क्लोरेला के बारे में पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो क्लोरेला है उसको कहाँ रखा गया था, तो उसको रखा गया था एल्गी के साथ विद इन द प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर एल्गी को रखा गया था और एल्गी के साथ ही क्लोरेला को रखा गया था, जिसमें दोनों के पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और पैरामीशियम और अमीबा को, अमीबा पहले जो है उसको रखा गया था एनिमल किंगडम के साथ जिसपे कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसमें इसको पैरामीशियम और अमीबा इन दोनों को भी अब बाद में जाकर के कहाँ पे रख दिया गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। इट हैज ऑल्सो पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वे प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। और भी जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनको पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में कहीं और रखा गया था उसको जो है अच्छे मतलब सही ठिकाने पे जो है रख दिया गया। ये जो दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये बदलाव क्यों आया, ये क्लासिफिकेशन क्यों हुई, ये चेंजेस क्यों हुई, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है उसकी क्राइटेरिया जो है अब बदल चुकी है। ये जो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, आगे यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आगे भी ये चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में भी टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जितनी ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनको जितना ज़्यादा हम समझते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है उसमें क्या हो जाएगी, मतलब इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और उस हिसाब से जो है चेंजेस हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स not only the morphological, physiological and reproductive similarity but is also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationships. इसके बाद है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा फंजाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया कॉमनली रिफर टू एज प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 और 4 में। उनके बारे में अलग से प्लांट और एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो है इन सब के बारे में हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम आ जाते हैं इस टेबल 2.1 के ऊपर। अब इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे कैरेक्टर्स और 5 किंगडम को रखा गया है। क्या क्या कैरेक्टर हैं और कैसे 5 किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, किन किस बेसिस पे, किन किन कैरेक्टर पे उनको क्लासिफाई किया गया है, वो कैरेक्टर और उसका किंगडम जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है सेल टाइप के बेसिस पे। अब सेल की टाइप कैसी हो सकती है, या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, उसमें जो न्यूक्लियस के अरेंजमेंट है पुराना, प्रो हो सकता है पुराना जो न्यूक्लियस के अरेंजमेंट है वो, या तो जो है यूकैरियोटिक हो सकते हैं। तो सेल की टाइप की अगर बात करें तो 2 तरह की सेल टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक था, बाकी सबका सब जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा कह ले, फंजाई कह ले, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो टेबल मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो ये टेबल आप अच्छे से याद रखेंगे, आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए ये टेबल। तो मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसमें सेल टाइप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब जो है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, एडवांस कैटेगरी जो है सबके अंदर है, सबसे बेसिक जो है वो क्या है, मोनेरा है, और यहाँ पे ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। सेल की वॉल की अगर हम बात कर ले तो सेल वॉल जो है यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, और वो किससे बनती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अगर हम सिर्फ नॉन सेलुलोजिक पे याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपसे थोड़ा डिटेल में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड जो है उसकी सेल वॉल बनती है मोनेरा की। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटिस्टा होता है उसमें कुछ में जो है वो प्रेजेंट होता है सेल वॉल। जो फंजाई है उसकी काइटिन की, मैंने काइटिनस सेल वॉल आपको बताया ही है, काइटिन की सेल वॉल होती है। जो प्लांटी है उसमें जो है सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, तो ये आप याद रखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर ले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है PYQ, और इसको आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है, कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनल नहीं होता है मोनेरा के अंदर। जब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बताया था तब भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि
ये प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो एब्सेंट होगा, और बाकी सारी यूकैरियोट्स हैं तो इन सब में वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, उसके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मोनेरा के अंदर ये एब्सेंट होता है क्योंकि ये एक तरह का प्रोकैरियोट है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये सेल से बनती है, मोनेरा सेलुलर होती है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होगी। उसके बाद फंजाई जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर और होंगे और ये लूज टिश्यू होंगे। उसके बाद टिश्यू या फिर ऑर्गन से मिलकर के प्लांटी बनेंगे, और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें वेल डिफाइंड सिस्टम जो है वो एनिमलिया के अंदर देखने को मिलेगा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इससे क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे कि जो मोनेरा होता है उसमें ऑटोट्रॉफिक और यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी कीमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है, तो ये दोनों तरह की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये प्रेजेंट होती है मोनेरा के अंदर। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक जो है दोनों टाइप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है ये प्रेजेंट होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है उसमें ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑटो में कीमोसिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा वाला पार्ट करेगा, मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे उसमें ही सिर्फ और सिर्फ कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक में अगर फोटोसिंथेटिक आ रहा है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक आ रहा है, तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्रोटिस्टा का होता है। ठीक है, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही। इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक टाइप का जो है इसमें सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक टाइप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है ये फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगा, और प्लांटी जो है इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक, और एनिमलिया जो है इसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक टाइप की जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा ही, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे किंगडम को, मोनेरा को। सबसे पहला किंगडम हमारा क्या है, सबसे बेसिक्स जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा वास्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है हमें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सोल मेंबर्स होते हैं। जो सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के वो कौन है, बैक्टीरिया है। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। दे आर द मोस्ट, अब हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट होते हैं हर जगह, हमारे सराउंडिंग में कह ले, या फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे लिखा भी है, उन सारी जगहों पे जो है ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो मोनेरा होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया के बारे में कह रहा है, और बैक्टीरिया तो इसी के अंदर आता है, मोनेरा के अंदर, मोनेरा का सोल मेंबर ही बैक्टीरिया होता है। तो ये जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद जो है बैक्टीरिया अकर्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है हर जगह हमें दिखाई देता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, हर जगह ये पाया जाता है। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक हैंडफुल, एक मुट्ठी अगर हम ये सॉइल लेते हैं तो उसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेगा। दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। बहुत सारे एक्सट्रीम हैबिटेट जो होते हैं वहां हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, खौलता हुआ लावा, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन जो होते हैं वहां पे, हर जगह पे, मतलब ऐसा डीप ओशन जो है वो जगह होती है जहां पे जो लाइफ होता है वो बहुत ही मतलब क्रिटिकल होता है, बहुत ही कम लाइफ जहां पे सर्वाइव कर पाते हैं, वहां पे भी हमें जो है बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो ये काफी अबंडेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट। और बहुत सारे ऐसे भी कैटेगरी होते हैं इनके बैक्टीरिया के जो या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर जो है वो रहते हैं पैरासाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके जो कैटेगरीज है, 4 कैटेगरी इनकी शेप की, इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे इसको कि बैक्टीरिया जो होता है इसको ग्रुप किया जाता है 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप। जो स्फेरिकल है उसको कोकस कहा जाता है, इसका प्लूरल कोकाई है। जो रॉड शेप्ड है वो बेसिलस है, प्लूरल इसका बेसिली है। कोमा शेप विब्रियम है, इसका प्लूरल विब्रियो है। और जो स्पाइरल स्पाइरलम है वो है प्लूरल इसका स्पाइरिला। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे ये रॉड शेप का है बेसिला। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका स्पोर्स होता है, ये स्पाइरल जैसा स्पाइरलम है, ये इसका फ्लैजेला है। आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है। ये कॉमा शेप का विब्रियो है, और जो पहला है सबसे पहला दैट इज कोकाई, यानी कि जो स्फेरिकल है वो कोकस है। स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, स्पाइरल जैसा स्पाइरलम, और उसके बाद विब्रियो जो है कॉमा शेप्ड का है। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है इसका शेप।
इसके बाद और आगे चलते हैं। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंशन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बाकी अदर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उनके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है इसमें मोस्ट एक्सटेंशन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना जो फूड होते हैं वो खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, लेकिन दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, वो तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अपने फूड के लिए वो डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर वो जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है वो डिपेंड रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद अब हम चलते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की। तो जो मोनेरा था उसको दो डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया था, एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था ट्रू बैक्टीरिया। तो ये दोनों जो डोमेन्स हैं इसी के हिसाब से जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है ये दोनों डोमेन्स है किंगडम मोनेरा के। जो आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है इनका जो है डिफरेंस क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये लिव रहते हैं इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट कंडीशंस में। बहुत सारे ऐसे हार्श हैबिटेट कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, और ये वो हार्श कंडीशन है जैसे कि सॉल्टी एरियाज में, एक्सट्रीम जो सॉल्टी एरिया होते हैं, नमक वाले एरिया, वहाँ पे रहते हैं, जिसको जिस एरिया को हेलोफाइल्स कहते हैं। उसके बाद मतलब हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्शी एरियाज में रहने वाले को मिथेनोजेंस कहते हैं। तो इन सब तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं उसको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है इन सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, और यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है कि हेलोफाइल्स जो है वो सॉल्टी एरिया, उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स जो है हॉट स्प्रिंग्स, इसके बाद मिथेनोजेंस जो है मार्सी एरियाज में रहने वाले। तो इनसे जो है क्वेश्चन आता है, इन तीन को आप याद रखेंगे। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो डिफर होते हैं फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके हिसाब से, उसके वजह से क्या होती है, आर्की बैक्टीरिया और जो ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्की बैक्टीरिया रह पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, और वो जो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनसे अलग होने के कारण ही जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द गट ऑफ द सेवरल जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज एंड बफेलो जो है उनका जो गट होता है उसमें जो है वो सर्वाइव करते हैं, जैसे ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, और यहाँ पे मिथेनोजेंस रहते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस जो है बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन जो जानवर होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स काउज एंड बफेलोज, इनकी जो डंग होती है उससे गोबर, इससे जो है गैस की प्रोडक्शन होती है जिसको कहते हैं मीथेन, ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे आर्की बैक्टीरिया के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया या फिर जिसको हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड। इसमें सेल वॉल जो होती है काफी रिजिड होती है, और अगर ये मोटाइल होगा, इसमें अगर मोटिलिटी प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे फ्लैजेला हमें देखने को मिलेगा। जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में है वैसे ही, और ये फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, और ये जो सिमिलर होते हैं मतलब, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और फिलामेंट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो ये सिंगल सेलर होते हैं यूनिसेलुलर, और ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और ये फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाते हैं। जो कॉलोनी होती है इनकी साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये जो कॉलोनी होती है ये सराउंडेड रहती है जनरली बाय द जिलेटिनस सीथ। जिलेटिन की एक सीथ होती है
जिससे इसकी जो कॉलोनी होती है वो सराउंडेड होती है, एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी जो है इसमें ब्लूम फॉर्मेशन करता है, एंड सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्सेशन करता है इन द स्पेशलाइज से, जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज तरह का सेल होता है जहाँ पे जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना जो होता है ये दोनों क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट नाम के एक स्पेशलाइज सेल के अंदर। ठीक है, अब ये जो है नॉस्टॉक का एग्जांपल है, नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर दे रखा है जहाँ पे ये इसका बीच में प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट, जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। यही इसकी म्यूसिलेजिनस जो है गिलाटिन की सीथ होती है जो कि बाहर से इसको कवर करके रखती है, और ये स्ट्रक्चर किसका है, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है नॉस्टॉक। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम समझते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि नाइट्रेट को, नाइट्राइट को और अमोनिया को, और उसको यूज करता है द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए उसको ये यूज करता है। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रेट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। इन सब की रिसाइकलिंग में जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं इन नेचर में, और ये जो मेजॉरिटी होते हैं इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है मेजॉरिटी क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, एंड मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स जो होते हैं उन पे भी इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर हमें, मतलब कर्ड के अंदर जो है हमें पाए जाते हैं, और दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। जो मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं लैक्टोबैसिलस, ये भी एक तरह के हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में या फिर रूट्स में, ये जो होते हैं ये कुछ पैथोजन, सम आर पैथोजन कॉजिंग, कुछ जो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज वो पैथोजन होते हैं, मतलब कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म, एनिमल्स एंड पेस्ट। मतलब बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक वो जो है पैथोजेनिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स और पेस्ट के लिए। क्लोरेला, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस और साइट्रस कैंकर जो है वेल नोन डिजीज हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद जो है बैक्टीरिया जो है मेनली डिवाइड करते हैं ये फीजन नाम के प्रोसेस से, और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो है स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, और इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, ये जो बाहर वाला इसके सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो है डीएनए की ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो है इसको मोनेरा के अंदर ही रखा गया है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए इसको जो हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी हम कहते हैं। ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना एनऑक्सीजनिक होते हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं इन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ही केस में। और यहाँ पे आकर के जो है हमारा मोनीरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया और लाइकन्स, ये सब चीज़ें बची हुई है जिसको हम सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया है। आप इसको 2x पे जाकर के 1.5x पे जाकर के फिर से देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट्स को मैंने कंसिडर किया है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। नोट्स जो है आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से ले सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।